हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। इन दिस वीडियो लेक्चर हम क्या करेंगे, हम 1995 से लेके 2018 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में से, इन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स जितने जिस भी लेवल के आए हैं, हम करेंगे उनका जो है हम सॉल्यूशन जो है डिस्कस करेंगे। वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तौर पे आप याद रखोगे, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, ठीक है। तो चले एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट जो आपको याद रखना है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रिलेटेड क्वेश्चन आया था। चार्टर्स, हम चार्टर्स एंड एक्ट्स के रिलेटेड ये करेंगे सबसे पहले। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था उसमें आपको ये सबसे पहले ये याद रखना है, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का आया था उसमें कंपनी के डायरेक्टर्स को बोला गया कि आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक उनके सामने एक रिपोर्ट जो है प्रेजेंट करनी है। मतलब सारी कॉरेस्पॉन्डेंस, सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपसे पूछा जाएगा, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के कागजात है कंपनी के या कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, आपसे पूछा जाएगा आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेजेंट करनी है। किन को प्रेजेंट करनी थी? कंपनी के डायरेक्टर्स को, ठीक है। अच्छा, जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, इसी के अंडर एक चीज़ क्या किया गया, एस्टैब्लिश किया गया। कलकत्ता में एक चीज़ एस्टैब्लिश की गई, वो है सुप्रीम कोर्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो है, इसके तहत कलकत्ता में एस्टैब्लिश किया गया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब आती है बात पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की। पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 है, उसमें क्या किया गया, उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सेटअप किया गया ब्रिटेन में टू फुली रेगुलेट ईस्ट इंडिया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सेटअप किया गया इन पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया था। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट जो आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, ये वैरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे आया। अच्छा, रीज़न क्या था फॉर रेगुलेशन इन 1793? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उसके जुडिशियल पावर्स को वापस लिया गया। he was deprived of his judicial powers and made collecting agent only। इसका काम था सिर्फ कलेक्ट करना। क्या कलेक्ट करना? रेवेन्यू कलेक्ट करना। इसलिए इसका नाम कलेक्टर था ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स का सबसे मेन काम उस टाइम पे था कलेक्ट करना रेवेन्यू जमींदार से, पीजेंट से। तो वो काम दिया गया था कलेक्टर को, और उसको दो काम दिए थे, जुडिशरी का भी काम। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने फिर वो जुडिशरी वाला पावर से वापस लिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ पावर कंसंट्रेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड फेल्ट दैट सच एब्सोल्यूट पावर वाज अनडिजायरेबल इन वन पर्सन। कि मतलब जो कलेक्टर था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, एक तो ये कलेक्ट करता था रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट था, और आपको उसको जुडिशियल पावर भी दे दी थी। अब जो बंदा गलती करता है, फिर खुद ही जज है, क्या वो बोलेगा कि मैंने गलती की? नहीं ना। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बोला कि ये गलत बात है कि आप दोनों चीज़ें एक ही इंसान पे रखते हो। वो खुद ही काम भी कर रहा है और खुद ही जज भी बन रहा है उसमें। तो एक पर्सन में सारा पावर नहीं रखना चाहिए, ठीक है। ओके, जैसे अभी भी हमारे पास तीन ऑर्गन्स हैं हमारे गवर्नमेंट के। एक है पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंटेशन करता है, और तीसरा है जुडिशरी, है ना। तो उसी तरीके से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टेप लिया। उसके बाद अगर हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की बात करेंगे, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली है इंडिया में उसको एंड किया। कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इंडिया वाज एंडेड बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1813। उसके बाद अगर हम चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की बात करेंगे, इसमें जो प्रोविजंस थे कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको एबॉलिश किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की ये पहले एज अ ट्रेडिंग कंपनी ही एस्टैब्लिश की गई थी ना, उसको एबॉलिश किया गया। जो डिजिग्नेशन ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी वाज टू बी चेंज्ड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल, ठीक है। गवर्नर जो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, ठीक है। ऑल लॉ मेकिंग, जितने भी लॉ मेकिंग पावर्स थे उस टाइम पे, कोई भी कानून बनाने का पावर वो दिया गया गवर्नर जनरल को, लेकिन गवर्नर जनरल इन काउंसिल को, मतलब आप जो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था उनका भी पूरा स्टे था, इसमें बोलने का हक था, राइट। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जब आया, उसमें उसने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑब्वियसली 1857 में क्या हुआ था, 1857 में
रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत ही मशहूर है। लेकिन फिर जब ये रिवोल्ट हुआ, जब बगावत हुई 1857 में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी लगा कि कुछ खामियां हैं जो हमें दूर करनी है। तो 1858 जो है, उसके बाद एक्ट ऑफ 1858 के बाद बहुत चेंजेस आ गई। द पावर टू गवर्न वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। अब अभी देखो, पहले ये ट्रेडिंग कंपनी थी, उसके बाद उसको पावर, गवर्निंग पावर दिए गए, मतलब उसको बनाया गया पॉलिटिकल यूनिट। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन संभाली। लेकिन फिर ये जो गवर्न करने का पावर है ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से लिया गया और ब्रिटिश क्राउन को दिया गया, ब्रिटिश मोनार्क को दिया गया। ठीक है, 1858 ने ही ये काम किया, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ पे खामियां है ईस्ट इंडिया कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन में, इसीलिए रिवोल्ट हुआ। ठीक है, और एक जो बड़ी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, वॉइस राय टाइटल मिला गवर्नर जनरल को इसी एक्ट के तहत, 1858 एक्ट के तहत। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है, इसने ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज एबॉलिश्ड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अंडरटूक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग इंडिया डायरेक्टली। ऑब्वियसली क्राउन के अंडर लाया गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फिर डायरेक्टली अपने अंदर इसको लिया। तो इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड भी जो है ख़त्म की, और बेसिकली खामियां दिखी इसमें, बहुत सारी खामियां दिखी। और बेसिकली क्वीन विक्टोरिया ने फिर प्रोक्लेमेशन दी थी 1858 में, जो लॉर्ड कैनी ने पढ़ी थी 1 नवंबर को इलाहाबाद में। और टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स, इंडियन स्टेट्स ने बोला हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। फिर जब ईस्ट इंडिया कंपनी से ये ट्रांसफ़र हुआ पावर टू क्वीन विक्टोरिया के हाथ में अंडर क्राउन, तो उसने सबसे पहली बात उस प्रोक्लेमेशन में लिखी कि हमें कोई इरादा नहीं है कि हम कोई और स्टेट्स को एनेक्स नहीं करेंगे, टू रिप्लेस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश, टू प्लेस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन। तो अब आज के बाद ब्रिटिश क्राउन के अंदर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आई, नॉट टू रेगुलेट ईस्ट इंडियाज कंपनीज ट्रेड विद इंडिया। ठीक है, तो लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड है उसको, ये आप छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रख लेना। जो देखो बेसिकली जो क्वीन की प्रोक्लेमेशन थी ना, उसमें ये था कि इंडियंस को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम उनके कल्चरल इंटरेस्ट को के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, हम और स्टेट्स को एनेक्स नहीं करेंगे, हम माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखेंगे। लेकिन इसमें जो 1858 एक्ट आया ना, उसने वाइसराय टाइटल दिया गवर्नर जनरल को, उसने आर्मी का रेशियो चेंज किया, इंडियंस को कम कर दिया, यूरोपियंस को बढ़ा दिया गया, और उसमें इन्होंने जो है डिफरेंट रेजिमेंट्स ऑन द बेस ऑफ कास्ट बनाए। ठीक है, गोरखा रेजिमेंट एंड ऑल दैट। और फिर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर कम हुआ, और क्वीन विक्टोरिया, इस ब्रिटिश क्राउन का पावर ज़्यादा हुआ। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो आया ना, एक्ट विच स्ट्रेंथन द वाइसरॉयज अथॉरिटी ओवर हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय सब्स्टिट्यूटिंग पोर्टफोलियो और डिपार्टमेंटल सिस्टम फॉर कॉर्पोरेट फंक्शनिंग, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो है ना, इसमें पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया इंडिया में। ठीक है, और वाइसराय की जो अथॉरिटी है ओवर हिज, जो इसका काउंसिल था वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उस पर बढ़ा दिया गया, स्ट्रॉन्ग किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1909 जो है, इसको हम कम्युनल एक्ट भी बोलते हैं, कम्युनल एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इट्स जस्ट अ क्विक रिवीजन। ये सबसे छोटा, सबसे मोस्ट शॉर्ट लिव्ड, याद रखना, मोस्ट शॉर्ट लिव्ड एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, क्योंकि फिर 1919 में दूसरा एक्ट आया। ठीक है, बहुत कम गैप के बाद, अदरवाइज बाकी एक्ट जब लाए गए उसमें, उन दो एक्ट, बाकी एक्ट में आपस में बहुत ज़्यादा गैप है। लेकिन ये ऐसा एक्ट है जिसके बिल्कुल जल्द ही 1919 में एक और एक्ट फिर आया। ठीक है, देखो क्यों इंडियन काउंसिल एक्ट आया 31 ईयर्स के बाद, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 और 1892 आया 17 ईयर्स के बाद, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 आया 10 साल के बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 16 ईयर्स के बाद। ठीक है, ओके, तो मतलब 1892 के बाद 10 साल के बाद ही ये आया 1909 वाला एक्ट। आई थिंक ने थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ किया था, लेकिन आपको याद रखना है कि मोस्ट शॉर्ट लिव्ड जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 वाला एक्ट है। एन इंडियन, इसमें यह भी बताया गया कि एन इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज लॉ मिनिस्टर इन गवर्नर जनरल काउंसिल, गवर्नर जनरल काउंसिल में एक इंडियन को रखेंगे एज लॉ मेंबर ऐड किया गया गवर्नर जनरल काउंसिल में, किस एक्ट के अंदर, 1909 वाला एक्ट जो है उसी के अंदर।
ठीक है। और 1909 जो एक्ट है इसके थ्रू कम्युनल सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए ऐड किया गया, क्योंकि 1906 में शिमला डिप्यूटेशन गई थी और मुस्लिम लीग बनी थी, और 1909 में क्या हुआ, क्या एक्ट के अंदर क्या दिया गया, इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। किसको दिया गया? मुस्लिम्स को दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, इसलिए इसको कम्युनल एक्ट भी बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है ये किस बेसिस पे बना? ये मोटेगू चमल्सफोर्ड रिफॉर्म के बेसिस पे बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये क्यों मशहूर है? इसने डायआर्की इंट्रोड्यूस की प्रोविंसेस में इस एक्ट के द्वारा डायआर्की इंट्रोड्यूस की गई। डायआर्की का मतलब होता है रूल ऑफ टू मतलब होता है डायआर्की का, ठीक है, ओके। ये देखो यहाँ पे लिखा है कि जो प्रिंसिपल फीचर था ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, दैट इज डायआर्की, इंट्रोडक्शन ऑफ डायआर्की इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस, डेवल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी विद द सेंटर टू द प्रोविंसेस। तो इसमें डायआर्की का इंट्रोड्यूस की गई प्रोविंसेस पे, और प्रोविंसेस की ऑटोनॉमी खत्म की गई। The Government of India Act 1919 clearly defined the jurisdiction of the central provincial governments। तो इसने लेकिन डिवाइड भी किया था पावर, जुरिस्डिक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जुरिस्डिक्शन किस किस आइटम तक है, इसने ये भी जो है क्लियरली डिफाइन किया था इस एक्ट ने। द मोटेगू चमल्सफोर्ड प्रपोजल्स वर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, और जो मोटेगू चमल्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे ना, इन्हीं के बेस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना। मोटेगू था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, चमल्सफोर्ड था वाइसरॉय, गवर्नर जनरल था, ये कौन? चमल्सफोर्ड, लॉर्ड चमल्सफोर्ड, ठीक है। और इन्होंने जो रिफॉर्म्स दिए थे वो उन्होंने क्या लिखा था, उसमें क्या लिखा था? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात की गई थी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायआर्की रेफर्स टू डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज बनाएगी प्रोविंसेस में, सब्जेक्ट्स की दो कैटेगरीज बनाई गई थी। एक रखा गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कैटेगरी में, दूसरा रखा गया रिजर्व्ड कैटेगरी सब्जेक्ट में, ठीक है। उसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो हमारा अभी प्रेजेंट वाला कॉन्स्टिट्यूशन है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो है वो स्ट्रक्चरल बेस प्रोवाइड करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है बहुत बल्कि था, इसलिए हमारा जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। द फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके फीचर्स क्या क्या हैं? अब बाइकैमरल लेजिस्लेचर, उसमें इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बताया गया था कि जो हमारा सेंट्रल लेजिस्लेचर रहेगा उसके दो हाउसेस होंगे, तो बाइकैमरलिज्म होगा, और वो अभी भी देखा जाता है। हमारे पास लोकसभा है और राज्यसभा है, दो हाउसेस है हमारे पार्लियामेंट के। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो डायआर्की इंट्रोड्यूस की गई थी प्रोविंस में, उसको खत्म किया गया और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिली। एंड ऑल इंडिया फेडरेशन की जितने भी, एक तो ब्रिटिश इंडिया था और यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स थे, बोला गया कि प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश इंडिया जो है आपस में एक फेडरेशन के तौर पे इसको बनाएंगे, ठीक है, वो भी इसके साथ जुड़ जाएंगे। एंडेड द सिस्टम ऑफ डायआर्की इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 ने डायआर्की प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस की थी उसको एंड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने प्रोविंसेस में। लेकिन इस एक्ट के हिसाब से बोला गया था सेंटर पे उस डायआर्की को लागू करना है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और डायआर्की में क्या किया गया था, जो सब्जेक्ट्स हैं उनको दो हिस्सों कैटेगरीज में बांटा गया था, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, ठीक है। The real intention of the British for including the princely states in federal union proposed by the Indian Act of 1935 was to use the princes to counterbalance the anti-imperialist doctrines of the nationalist leaders। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बोला गया था कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे, इनका मकसद ये था कि हम प्रिंसली स्टेट्स को भी ऐड करेंगे, इसी के साथ प्रिंसेस जो है उनको हम फेवर करेंगे, प्रिंसेस को हम अलग से रिश्वत देंगे सो दैट कि हमारी तरफदारी करे और जो नेशनलिस्ट फोर्सेस है वो कम हो जाए, ठीक है। तो ये मोटिव था इसमें ब्रिटिशर्स का। द मेन फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वर, मेन फीचर्स यही था इसका, फिर से रिपीट हो रहा है। एबॉलिशन ऑफ डायआर्की इन गवर्नर्स प्रोविंसेस में एबॉलिश करना डायआर्की को। पावर ऑफ द गवर्नर्स टू विटो लेजिस्लेटिव एक्शन एंड टू लेजिस्लेट ऑन देयर ओन। पावर ऑफ गवर्नर्स टू विटो लेजिस्लेशन एंड लेजिस्लेट ऑन, और कि गवर्नर्स को पावर देना कि वो खुद से कोई भी जो है रूल बनाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने क्या दिया? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी। ऑब्वियसली जो खत्म की थी 1919 एक्ट ने, वो ऑटोनॉमी प्रोविंसेस को दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट, ठीक है, फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश करना, ऑल इंडिया फेडरेशन सेंटर पे बनाना, ठीक है, ये भी इसका प्रोविजन था। अच्छा, एक ये है कि किस प्रोविंस में कांग्रेस मिनिस्ट्री जो है नहीं बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर? तो पंजाब में नहीं बनी थी, वहाँ पे यूनियनिस्ट जो है पार्टी ने जीता था। इंस्ट्रूमेंट
of instructions contained in the Government of India Act 1935 have been incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as Directive Principles of State Policy. जो हमारे पास DPSPs है ना, Directive Principles of State Policy, जो पार्ट 4 में आती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आती है, ये आती है 36, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। बोला जाता है ये सेम है जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस था ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, बोला जाता है DPSPs वही है, क्योंकि DPSPs डायरेक्ट करती है गवर्नमेंट को कि अगर आपके पास फंड्स है तो आप डिफरेंट एरियाज पे काम करो, सोशो इकोनॉमिक एरिया पे, तो वो सेम है DPSPs को ट्रीट किया जाता है एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में दिया गया था। जो फेडरेशन इन्होंने प्रपोज की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ऑल इंडिया फेडरेशन, उसमें ये बोला गया था कि जो रेजिडरी पावर्स है ना वो गवर्नर जनरल को दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 लिस्ट होते हैं। अभी अगर हम देखेंगे ना, रेजिडरी पावर्स यहाँ पे यूनियन लिस्ट में रखे गए हैं, पार्लियामेंट को दिए गए हैं, तो रेजिडरी पावर्स उस टाइम गवर्नर जनरल के पास रखे गए थे। ठीक है। The Bara Dacoity was the first major venture of the revolutionary tendencies of the freedom movement in East Bengal. Bara Dacoity कहाँ पे हुई थी? Bara Dacoity ईस्ट बंगाल में हुई थी। आपको पता है रेवोल्यूशनरी फेज़ भी एक फेज़ था जहाँ पे वो हीरोइज्म दिखाते थे, वो खुद का सेक्रीफाइस करके नेशन के लिए जो क्रूअल ऑफिसर्स थे उनके दिलों में जो है डर पैदा करते थे और लोगों को दिखाते थे कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बारा डाकोस्टी जो है वो ईस्ट बंगाल में हुई थी। जब नेपोलियन के डर के सामने यूरोप में एम्पायर्स गिर रहे थे, तो किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश फ्लैग इंडिया में बहुत हाई रखा, मतलब उसका बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ? वो कौन था? वो लॉर्ड हेस्टिंग था उस टाइम पे। जो इल्बर्ट बिल थी ना, जो 1883 में लाई गई थी, बेसिकली इल्बर्ट बिल इन ओरिजिनल फॉर्म, वो क्या बोलती थी? वो चाहती थी टू ब्रिंग इंडियंस एंड यूरोपियंस एट पार एज फार एज अ क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स और कंसर्न। मतलब वो इल्बर्ट बिल जो है वो चाहता था, 1883 में लाई गई, ये चाहता था कि अगर इंडियन हो कोई एक्यूज्ड या यूरोपियन हो तो किसी भी जज के सामने उसको ला। अदरवाइज तब तक क्या रखा गया था कि यूरोपियन को सिर्फ यूरोपियन जज के सामने रखो, इंडियन को कोई भी कर सकता है जज, लेकिन यूरोपियन को सिर्फ यूरोपियन जज ये कर सकता है, जज कर सकता है। तो इल्बर्ट बिल चाहता था इक्वलिटी लाना, ये रिमूव करना, लेकिन इसके खिलाफ फिर आवाज़ उठाई गई और इल्बर्ट बिल को बिल्कुल भी नहीं लाने दिया गया, इसको मॉडिफाई करके बोला गया कि इसको मॉडिफाई करो। ठीक है। इल्बर्ट बिल रिपन के टाइम लाई गई। वर्निकुलर प्रेस एक्ट लीटन ने लाया, इसको हम गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये वर्निकुलर न्यूज़पेपर्स के लिए था, जो कि हिंदुस्तानियों की भाषा में न्यूज़पेपर से वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैपिस डेलहौजी ने लाया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैपिस में ये कहता था कि जिनको खुद अपना बेटा नहीं है, नेचुरल हायर नहीं है, उसको हम एडॉप्टेड सन, अगर उसने अडॉप्ट किया है सन, उसको पहले हमसे परमिशन लेना पड़ेगा, वो अपने बाप की जगह नहीं बैठ सकता। ठीक है। तो आपको याद रखना है इल्बर्ट बिल जो है वो लॉर्ड रिपन के टाइम आई थी, एंड वर्निकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन ने लाया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैपिस जो है डेलहौजी के टाइम पे आया था। जो इंडियन पेनल कोड है वो इफेक्ट में आया किस साल में? 1860 में आया था, 1860 में वो इफेक्ट में आया। ठीक है। ओके। फर्स्ट गवर्नर जनरल हु एस्टैब्लिश्ड अ रेगुलर फोर्स इन इंडिया ऑन द ब्रिटिश पैटर्न, ये कौन था? लॉर्ड कॉर्नवेलिस। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवेलिस एक पहला गवर्नर जनरल था जिसने एक रेगुलर फोर्स लाया इंडिया में। इवन अभी भी जो पुलिस स्टेशन है ना, तो ये पुलिस रिफॉर्म से लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने बहुत काम किया है इस पर। अच्छा, एक स्टेट है जिसका रूलर मिस गवर्नेंस के बेसिस पे रिमूव किया था ब्रिटिश ने, वो कौन सी स्टेट थी? अवध, आज का यूपी। तो अवध जो है, सॉरी आप ये चेक कर लेना कि यूपी है आज का ही। अवध जो है, अवध में बड़े बड़े ज़मींदार थे और वहाँ का जो रूलर था उसको मिस गवर्नेंस के बेसिस पे रिमूव किया। अदरवाइज वहाँ पे मिस गवर्नेंस थी नहीं, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसको रिमूव किया। The first factory act restricting the working hours of women and children and authorizing the local government to make necessary rule was adopted during the time of Lord Ripon. First Factory Act 1881 में आया और Second Factory Act 1891 में आया। तो फर्स्ट फैक्ट्री के एक्ट के टाइम कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड रिपन था। और फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट में ये ने क्या किया था? वर्किंग आवर्स ऑफ वुमेन एंड जो वीमेन एंड चिल्ड्रन है उनको रेगुलेट किया था। ठीक है।
Governor General who created coordinated civil service of India which later came to be known as Indian Civil Service कौन था? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने दो सिविल सर्विस को दो कैटेगरीज में बांटा था, कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस एंड नॉन कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये किया था। ओके, और जमींदारी सिस्टम ने भी यही इसी ने लाया था। द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू द रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट्स विद रिगार्ड टू ट्रायल ऑफ यूरोपियंस। तो इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के टाइम पे आई थी, 1883 में आई थी ये, और बिकॉज 1880 से लेके 1884 तक लॉर्ड रिपन था, और फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट भी लॉर्ड रिपन के टाइम आया था। तो इल्बर्ट बिल का ये ओरिजिनल फॉर्म जो इल्बर्ट बिल की थी वो चाहती थी कि यूरोपियन हो या इंडियन हो, यूरोपियन को भी इंडियन जज कर सकता है, लेकिन उनने फिर नहीं माना था। सब्सिडरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस की थी? सब्सिडरी अलायंस जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस की थी। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेकिन 1805 तक यहाँ पे रूल कर रहा था, गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली। To maintain a large standing army at others' expense, to keep India safe from Napoleon danger, to establish British paramountcy on the Indian states, not to secure fixed income from a company। तो इनका सब्सिडी अलायंस का मतलब ये था कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती स्टेट्स को, लेकिन स्टेट्स को क्या करना था, इनके बगैर ब्रिटिशर्स की इजाज़त के बगैर वो किसी के साथ फॉरेन रिलेशनशिप नहीं रख सकते थे। उनको एक रेजिडेंट रखना था ब्रिटिशर्स का, और जो भी करना था इनसे पूछ के करना था, और आर्मी को मतलब उसका जो सारा खर्चा है वो उठाना था। अगर हम एजुकेशन रिफॉर्म की बात करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सबसे पहले हिंदू कॉलेज बना कलकत्ता में, उसके बाद एडम्स रिपोर्ट आया, वुड्स डिस्पैच आया, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता बनी। ठीक है, वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा बोला जाता है, कार्टा इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैकॉलीज मिनट ऑन एजुकेशन आया 1835 में, पहले मैकॉलीज मिनट आया, उसके बाद विड्स डिस्पैच आया 1854 में, उसके बाद हंटर कमीशन आया 1882 में, उसके बाद सर्जींट प्लान आया 1944 लिखा है, आई थिंक इट इज़ 1942। ठीक है, नहीं 1944 ही है। तो सबसे पहले मैकॉलीज मिनट आया ऑन एजुकेशन 1835, वुड्स एजुकेशन डिस्पैच आया 1854, इंडियन हंटर कमीशन आया 1882, सर्जींट प्लान आया 1944। The first ever bill to make primary education compulsory in India was rejected in 1911. Discontent would have increased if cultivator could read। देखो इसका ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ ये है, कॉन्टेक्स्ट है। Which Englishman first translated Bhagavad Gita into इंग्लिश? इट इज़ चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किन ने पहले, वो पहला इंग्लिशमैन है जिसने पहले भगवद गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। Aim of education as stated by Wood's Dispatch 1854 was promotion of literacy among people using English medium। तो Wood's Dispatch ने इंग्लिश मीडियम पे ज़्यादा फोकस किया था। डेविड हैरी और अलेक्जेंडर डुफ के साथ कोलैबोरेट करके राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज कलकत्ता में हिंदू कॉलेज एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, संस्कृत कॉलेज बनाया था बनारस पे जॉनथन डुनकन ने, कलकत्ता मदरसा बनाया था वेरिन हेस्टिंग ने, फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था वेलेस्ली ने, रिचर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, तो संस्कृत कॉलेज बनारस बनाया था जॉनथन डुनकन ने, कलकत्ता मदरसा वेरिन हेस्टिंग ने, और फोर्ट विलियम कॉलेज रिचर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, ये क्वेश्चंस आए हैं। किस एक्ट के अंदर जो है इंग्लिश एजुकेशन आई इंडिया में? ओबियसली चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने बोला था कि 1 लाख रुपीज़ खर्च करना चाहिए इनको एनुअली एजुकेशन पे। फिर जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनी थी 1823 में, और फिर ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी आई, ये बोलते थे कि जो है इंडियन लैंग्वेजेस में पढ़ाना है, ये बोलते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाना है और वेस्टर्न एजुकेशन देनी है। ठीक है, वुड्स डिस्पैच जो थे, वुड्स डिस्पैच ने क्या बोला? ग्रांट इन एड सिस्टम इंट्रोड्यूस करो, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज वाज रिकमेंडेड, इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड। नहीं, इसने बोला था प्राइमरी पे वर्निकुलर और बाकी पे जो है आप इंग्लिश पढ़ाओ। ठीक है, The educated middle class in India remained neutral to the revolt of 1857। जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था ना, उसने ना ब्रिटिशर्स का साथ दिया ना रिवोल्ट का साथ दिया, वो न्यूट्रल रहे। ठीक है, कुंवर सिंह अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 बिलोंग्स टू बिहार। हाँ, इसके एस्टेट्स को कन्फिस्केट किया गया था, तो कुंवर सिंह जो है इसने जो है ये लीडर बना था
ये लीडर बना था रिवोल्ट ऑफ 1857 में कि कहाँ से, बिहार से, बिहार से। ठीक है, ओके। तो आई थिंक आपको बहुत सारे पॉइंट्स का रिवीजन हुआ होगा। इसमें ज़्यादातर एक्ट्स के बारे में क्वेश्चंस दे के थे और क्वेश्चंस के आंसर्स हमने डिस्कस किए। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, क्विक रिवीजन हमने किया। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।